हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज का हमारा क्वेश्चन है मीनिंग, नेचर, एम्स एंड स्कोप्स ऑफ सब्जेक्ट एंड डिसिप्लिन। ये काफ़ी ज़्यादा बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और फ्रेंड्स, मैंने अन्य इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जैसे कि रिसर्च, डाटा कलेक्शन, इन सब के बारे में वीडियो अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा तो देख लीजिए, वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में आता है। तो देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ प्रस्तावना शिक्षा के क्षेत्र में ज्ञान का उसके स्वरूप, उपयोगिता, क्षेत्र एवं अध्ययन के आधार पर दो वर्गों में बांटा गया है। साधारण रूप से वह सभी विषय वस्तु जो विद्यालयों में पढ़ाया जाता है उसे विषय की संज्ञा दी जाती है। तो फ्रेंड्स, आपको जानना हो कि डिसिप्लिन जो है काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड है और सब्जेक्ट जो डिसिप्लिन का एक छोटा सा पार्ट है। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है विषय जब उच्च स्तर के शिक्षण एवं अध्ययन के रूप में प्रयोग किया जाता है तो उसे अनुसंधान या अनुशासन या एकेडमिक डिसिप्लिन की संज्ञा दी जाती है। तो यहाँ पे डिसिप्लिन क्या होता है, कोई भी एक परफेक्ट विषय में रिसर्च किया जाता है उसी के लिए यहाँ पे डिसिप्लिन का प्रयोग किया जाता है। और उसके बाद लिखा है सामान्य रूप से सब्जेक्ट एवं डिसिप्लिन ज्ञान की प्राप्ति अध्ययन के दृष्टिकोण से छात्रों में विकास के दृष्टिकोण से समान प्रतीत होते हैं। जैसे एक विषय विशेष को जब बालक विद्यालय स्तर पर अध्ययन करता है तो विषय के रूप में जानी जाती है, परंतु जब वही विषय सूक्ष्म अध्ययन, अनुसंधान आदि के लिए उच्च स्तर पर अध्ययन की जाती है अनुशासन के रूप में जानी जाती है। इस विडंबना को समझने के लिए हमें सब्जेक्ट और डिसिप्लिन दोनों को पृथक रूप से समझना होगा। इसके अर्थ, क्षेत्र, उद्देश्य एवं स्वरूप को समझना होगा। तो मीनिंग क्या है यहाँ पे सब्जेक्ट का? प्राप्त ज्ञान को जब हम उसकी प्रकृति, प्रकार, उपयोगिता, क्षेत्र आदि के आधार पर अलग अलग समूह में बांट दिया जाता है। जैसे कि आप देखते होंगे विज्ञान और सोशल साइंस, हिस्ट्री, ये क्या डिफरेंट सब्जेक्ट में इसको बांट दिया गया। तो लिखा हुआ है ताकि इसका अध्ययन सरलता के साथ किया जा सके विषय कहलाता है, अर्थात विषय समान ज्ञान का समूह है। सब्जेक्ट इज द ब्रांच ऑफ सिमिलर नॉलेज, जैसे ज्योग्राफी, भूगोल, हिस्ट्री, इतिहास आदि, जिनका वर्गीकरण ज्ञान समरूपता के आधार पर किया जाता है। उसके बाद डिसिप्लिन जो शब्द है ओरिजिनेट हुआ है, लैटिन वर्ड से बना है डिसिप्लिना, जिसका अर्थ होता है टीचिंग, और जर्मन यूनिवर्सिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूट से लिया गया शब्द डिसिप्लिन, डिसिप्यूलस प्लस डिसिप्लिना से मिलकर बना, जिसका मतलब होता है प्यूपिल, टीचर। उसके बाद लिखा है विषय की प्रकृति, नेचर ऑफ सब्जेक्ट। प्रत्येक विषय के अध्ययन क्षेत्र, विधि, उपयोगिता उसके अलग अलग स्वरूप प्रकट करते हैं। विषय जब सामाजिक विकास के विषय के रूप में अध्ययन किए जाते हैं तो सामाजिक विज्ञान के रूप में प्रकट करते हैं। जब सत्य की खोज एवं वैज्ञानिक विधि द्वारा अध्ययन किया जाता है तो उसका स्वरूप वैज्ञानिक प्रकट होता है। मुख्य रूप से विषय के तीन स्वरूप दिखाई पड़ते हैं। सबसे पहला है सब्जेक्ट एज अ साइंस, फिर आर्ट्स, फिर सोशल साइंस। तो सब्जेक्ट एज अ साइंस में क्या क्या डेवलपमेंट होता है, इसकी क्या करेक्टरिस्टिक है? पहला तो सर्च और ट्रूथ, scientific method of study, discovery and innovation, re-examine specific principles, experimentable, having hypothesis, study of cause and effect, qualitative and quantitative analysis, systematic and organized। उसके बाद सब्जेक्ट एज एन आर्ट, ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन, एस्थेटिक वैल्यू, सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज, अट्रैक्शन, डेवलप एस्थेटिक सेंस, इमेजिनेशन। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे डिसिप्लिन का क्या अर्थ होता है। तो इसमें अलग अलग शाखाओं को बांटकर उसका सूक्ष्म अध्ययन किया जाता है इसमें, यानी कि खोज की तरह से यहाँ पे आप जान सकते हैं इसको। एक विषय में खोज करना यहाँ पे डिसिप्लिन कहलाता है। 11 अध्ययन इसमें होता है। उसके बाद ले देखेंगे नेचर ऑफ डिसिप्लिन। तो 4 भागों में इसको विभाजित किया गया, मल्टी डिसिप्लिनरी, इंटर, ट्रांस और क्रॉस। देखिए पहला लिखा हो मल्टी डिसिप्लिनरी, जब कोई शास्त्र अपने अपने अध्ययन के क्रम में कई शास्त्रों के साथ संबंध स्थापित करता है। आप इस चित्र से समझ सकते हैं, जैसे कि एक है यहाँ पे शास्त्र और कितने अन्य शास्त्रों से यहाँ पे संबंध स्थापित किया हुआ है, उसी को मल्टी बोलते हैं। उसके बाद इंटर, दो या दो से अधिक विभाजन विषयों में मिलकर अध्ययन क्षेत्र को कहते हैं, जैसे भूमंडलीय ऊष्मीकरण में भौतिक, भूगोल और जीव विज्ञान और अन्य कई शाखाओं का एक अंत क्षेत्र है। तो इसमें देख सकते हैं दो या दो से अधिक विषय मिलकर कोई एक विषय का निर्माण यहाँ पे किया जा रहा है, तो वही बोला गया।
उसके बाद लिखा है ट्रांस डिसिप्लिनरी, जब दो या दो से अधिक शास्त्र एक दूसरे के साथ मिलकर कार्य करते हैं। इसमें क्या है फ्रेंड्स, दो या दो से अधिक मिलकर कार्य करते हैं ताकि एक समग्र रूप ले सके। देख सकते हैं यहाँ पे दो या दो से मिलकर एक समग्र यहाँ पे रूप लिया हुआ है। उसके बाद क्रॉस डिसिप्लिन यानी कि बायोकेमिस्ट्री एक अच्छा ही उदाहरण है इसका। उसके बाद स्कोप ऑफ सब्जेक्ट सोशल, इकोनॉमिकल, रिलीजियस, पॉलिटिकल, कल्चरल, रिसर्च। उसके बाद स्कोप क्या है सब्जेक्ट का, देख सकते लिखा हुआ है, पहले बता दिया गया था आपको। उसके बाद है एम ऑफ सब्जेक्ट, तो ये एम है नॉलेज, बिहेवियरल चेंज, अंडरस्टैंडिंग, स्किल डेवलपमेंट, एप्लीकेशन, यूटिलिटी, स्टैब्लिश ऑफ वैल्यूज़, एप्रिसिएशन एंड एटीट्यूड, ये सब सब्जेक्ट का एम है। उसके बाद डिसिप्लिन थोड़ा देखेंगे, जब ज्ञान को उसकी स्वरूपता के कारण अलग अलग वर्गों में विभाजित किया जाता है तो वह ज्ञान समूह विषय का रूप धारण कर लेती है, तथा जब विषय को सूक्ष्म अध्ययन, खोज और विशिष्ट अध्ययन के लिए इसकी विभक्ति अलग अलग शाखाओं में की जाती है, जिसमें अध्ययन के लिए विशिष्ट विधि एवं सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है, डिसिप्लिन कहलाता है। उसके बाद लिखा है इसको डिसिप्लिन को ज्ञानानुशासन और विषय अनुशासन भी बोला जाता है। ज्ञान अनुशासन अथवा डिसिप्लिन या अध्ययन प्राय उच्च स्तर की शिक्षा में किया जाता है। डिसिप्लिन जो है आपका कॉलेज या यूनिवर्सिटी या तो ग्रेजुएशन लेवल पे किया जाता है, मोस्टली इसको पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे किया जाता है, लेकिन जो आपका सब्जेक्ट होता है वो स्कूल लेवल पर किया जाता है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे लिखा हुआ है एम ऑफ डिसिप्लिन यानी कि इंक्वायरी, उसके बाद डिस्कवरी, इन्वेंशन, कोरिलेशन, अपॉर्चुनिटी, रिसर्च। तो इसमें देख सकते हैं अनुशासन जो है डिसिप्लिन से बना अंग्रेजी शब्द लेटिन डिसिप्लिना, जिसका अर्थ होता है टू लर्न, सीखना। उसके बाद डिसिपल जो होता है वो अंग्रेजी शब्द है, और डिसिप्यूलम जो है लेटिन शब्द है, जिसका अर्थ होता है शिष्य यानी कि छात्र जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, यानी कि लर्नर बोल सकते हैं। मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ डिसिप्लिन शिक्षा बालक में सफल नागरिक एवं सामाजिकता के गुणों का विकास करना। विद्यालय बालक में ऐसे आंतरिक एवं बाह्य अनुशासन से लिया जाता है जो शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक व नैतिक मूल्यों का विकास करे। उसके बाद इसका क्या महत्व होता है, महान दार्शनिक अफलातून का कहना था एक राष्ट्र का निर्माण चट्टानों तथा वृक्षों से नहीं किया जाता है, वरन उसके नागरिकों के चरित्र अनुशासन से निर्मित किया जाता है। उसके बाद इसके क्या क्या साधन हैं मेंटेन डिसिप्लिन में, पॉजिटिव मीन्स आत्मनियंत्रण, विद्यालय के नियम एवं परंपराएं, खेल कूद, नैतिक मूल्य, पाठ्य सहगामी प्रवृत्तियाँ। उसके बाद नेगेटिव में देखेंगे दंड, शुल्क, मानसिक दंड, शारीरिक दंड। उसके क्या क्या सुझाव हैं अनुशासनहीनता को दूर करने के लिए, शिक्षकों की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति को सुधारने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए जाएं, शिक्षकों तथा छात्रों के बीच व्यक्तिगत संपर्क स्थापित करने के उचित व्याख्या की जाए, शिक्षा पद्धति के दोषों को शिक्षा आयोग तथा कोठारी कमीशन का सुझाव का प्रयोग किया जाए, छात्रों को अपनी जीविका कमाने के योग्य बनाने के लिए कार्य अनुभव, श्रम के महत्व तथा व्यावसायिक शिक्षा पर बल दिया जाए, जिससे छात्र असंतोष से बच सकें। उसके बाद यहाँ पे परिभाषा देखेंगे, गेट्स के अनुसार अनुशासन से तात्पर्य संबंधित संस्थाओं के नियमों एवं आदर्शों का पालन करना। उसके बाद बोर्ड ऑफ एजुकेशन के अनुसार अनुशासन वह साधन है जिसके द्वारा बच्चों को व्यवस्था, उत्तम आचरण और उनसे निहित सर्वोत्तम गुणों की आदत को प्राप्त करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। उसके बाद एम ऑफ डिसिप्लिन देखेंगे, सबसे पहला तो आत्मनियंत्रण की क्षमता विकसित करना। अनुशासन का सबसे मुख्य उद्देश्य बालकों में आत्मनियंत्रण की क्षमता विकसित करना है। इसके अभावों में छात्र तरह तरह के समस्यात्मक व्यवहार जैसे चोरी, लड़ाई, धोखेबाजी आदि सीखकर अनुशासनहीनता की समस्या खड़ी कर देते हैं। अतः अनुशासन का मुख्य उद्देश्य बालकों में आत्मनियंत्रण का गुण विकसित करना होता है तथा उन्हें मानव आत्म अनुशासित कर देना होता है, ताकि वे अपने आप को इस योग्य बना सके कि वातावरण की आवश्यकता के अनुसार एवं समाज के मानकों के अनुकूल व्यवहार करने में हर परिस्थिति में सक्षम हो।
उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे व्यवहार संबंधी समस्याओं का निवारण। अनुशासन का एक उद्देश्य छात्रों की व्यवहार संबंधी समस्याओं का निवारण करना है। कक्षा में शिक्षक छात्रों के सामने अच्छी सामग्रियों को समझने लायक भाषा में उपस्थित कर तथा उनकी आवश्यकताओं एवं अभिरुचि के रूप में व्यवहार करके उनमें किसी प्रकार की शरारत या व्यवहार संबंधी समस्या उत्पन्न करने का मौका ही नहीं देना। उसके बाद है उदार मनोवृत्ति का विकास, डेवलपमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक एटीट्यूड। आधुनिक समय में अनुशासन का उद्देश्य छात्रों में स्कूल के अधिकारियों एवं शिक्षकों के प्रति तथा माता पिता के प्रति उदार मनोवृत्ति विकसित कर सके। अतः आजकल छात्रों को अनुशासित करने का एक लक्ष्य यह भी रहता है कि इन लोगों द्वारा दिए गए सुझावों, आदेशों एवं परामर्शों को स्वेच्छा से मानकर वे अनुकूल व्यवहार करने लगे। उसके बाद है छात्रों में उत्तम आचरण उत्पन्न करना। उसके बाद नेक्स्ट है छात्रों में उत्तम समायोजन करने में मदद करना। तो ये आप ये पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके, वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो रहा है। तो देखेंगे हम नेचर एंड डिसिप्लिनरी नॉलेज इन एजुकेशन। तो क्या क्या प्रकृति है यहाँ पे। पहला तो है यह प्रभावपूर्ण निर्देशन प्रदान करता है, यह कक्षा या अभ्यास को बढ़ाता है, छात्र अधिगम में सहायक, अधिगम के प्रति प्रोत्साहन, यह अनुशासन की ताकत और कमजोरियों का पता करने में सहायक है, अनुशासन के पाठ्यक्रम के निर्माण में सहायक, छात्रों की साधारण भ्रांतियों को जानने में सहायक। और इसके क्या क्या रोल हैं डिसिप्लिन नॉलेज में, तो आप देख सकते हैं उद्देश्यों की प्राप्ति होता है इससे, पुस्तकों की तैयारी, शिक्षण विधियों का चयन, संस्कृति और सभ्यता का विकास होता है, बच्चों के सर्वांगीण विकास होता है, सामाजिक जागरूकता का विकास, कौशल का विकास, उद्देश्य की प्राप्ति में सहायक। तो ये सब रूल ऑफ डिसिप्लिन नॉलेज हैं। तो आप देख सकते हैं, बस इतना ही था फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा और काफ़ी ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन इस वीडियो से मिला होगा। तो बाकी हम अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।